Good morning, everyone. So we are here together today. So let's start about the paper of company law. As you all have been aware that there has been a big shift. Companies Act 1956 was running. सभी को पता है Companies Act 1956 was running. And ऐसा क्या हो गया कि एक वो समय आ गया जब हमको Companies Act 1956 को बिल्कुल हटाना पड़ा और उसको हटा के हमको उसकी जगह पे क्या लेके आना पड़ा, Companies Act 2013. You know everyone, from 1st of April 2014, 1st of April 2014, new act was introduced, that was Companies Act 2013. उसके पहले जो कानून चलता था वो क्या चलता था, Companies Act 1956. जब भी कोई कानून बना होता है बेटा तो उस कानून में हमको समय समय पर, you might be aware of this term, समय समय पर हमको उस कानून में क्या करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट. जब भी कोई लॉ बना होता है तो समय समय पर हमको उस लॉ में करने पड़ते हैं अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट्स का क्या मतलब होता है कि लॉ बना कभी, लॉ बना 1956 में, अब हम आ गए 1970s में, 1980s में, तो उसको कंटेम्प्रेरी रखने के लिए, आज के हिसाब से रखने के लिए हमें उसमें क्या करने पड़ते हैं, अमेंडमेंट्स. वी हैव टू मेक अमेंडमेंट्स. तो अमेंडमेंट का मतलब हो गया संशोधन. तो कंपनीज एक्ट 1956 वेंट थ्रू लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 40-50 years. अमेंडमेंट पार्लियामेंट से बार बार पास हो गया अमेंडमेंट. लेकिन देखो बेटा क्या है कि आप अपनी प्लास्टिक सर्जरी कितनी भी करवा लो, सोल तो वही रहेगा ना. हम अपना फेस बदल सकते हैं, आत्मा कैसे बदल लेंगे, सोल तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदल जाएगी. सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद कंपनीज एक्ट 1956. कंपनीज एक्ट 1956 के बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन एक ऐसा समय आ गया जब वो आज के कैपिटल मार्केट को संभालने में बिल्कुल भी केपेबल नहीं रह गया. रीजन, जब कंपनीज एक्ट 1956 बना था उसमें कंपनियां कितनी हुआ करती थी, कुछ 1800, बस, इससे ज़्यादा नहीं. इतनी सी हैंडफुल ऑफ कंपनियां हुआ करती थी. आज की तारीख में देखें लाखों कंपनियां वर्क कर रही हैं. तो वो कानून जो चंद हजार कंपनीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था, क्या वो उन लाखों कंपनियों को आज कंट्रोल कर सकता है? नहीं कर पा रहा था. कितने भी उसमें अमेंडमेंट करे गए लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था. तो एक समय आ गया जब कंपनीज एक्ट 1956 को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. इसको क्या कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया. इट वाज फिनिश्ड. और उसकी जगह पे नया कानून इंट्रोड्यूस करा गया कंपनीज का, दैट वाज कंपनीज एक्ट 2013. इज इट क्लियर एवरीवन? कंपनीज एक्ट 2013 was introduced. So the basic features of this Companies Act 2013 were like, क्या थे इसके basic features? They were like, सबसे important feature जो था Companies Act 2013 का वो ये कि it was trying to make the management responsible for their decisions. मतलब कंपनी और कंपनी को मैनेज करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो भी फैसले ले रहे हैं, अपने उन फैसलों के लिए उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. मतलब वो ये नहीं कह सकते, अब सभी जानते हो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसको मैनेज जो लोग करते हैं डे टू डे बेसिस पे वो उसके ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स कहलाते हैं, राइट? तो आप लोग जो फैसले ले रहे हो, कंपनी जो फैसले ले रही है या डायरेक्टर्स कंपनी के लिए डे टू डे पे जो फैसले ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल एंड आंसरेबल फॉर देम. दिस इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. This introduced a very very important term known as corporate governance. Corporate governance. Another important concept introduced by Companies Act was social responsibility. Corporate governance, social responsibility, ये सब वो वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ बेटा जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में मौजूद नहीं थे, जो कि कंपनीज एक्ट 1956 में मौजूद नहीं थे, लेकिन किस में प्रेजेंट हो गए हैं, सोशल कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट एवरीवन? सो इट इज ट्राइंग टू मेक द मैनेजमेंट एंड कंपनी मोर रिस्पॉन्सिबल. मैनेजमेंट एंड कंपनी मोर रिस्पॉन्सिबल. मैनेजमेंट एंड कंपनी मोर रिस्पॉन्सिबल towards the stakeholders. Management and company more responsible towards the stakeholders. Stakeholders मतलब जो आपके शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, सोसाइटी है, बैंकर्स हैं, हर व्यक्ति
जो कंपनी से किसी ना किसी तरह से भी रिलेटेड है, वो क्या कहलाता है? स्टेक होल्डर। हर व्यक्ति जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना है वो क्या कहलाता है? स्टेक होल्डर। तो मैनेजमेंट एंड कंपनी हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स। यू जस्ट कैनॉट गो अवे एंड एस्केप बाय सेइंग दैट जो भी करा है भाई कंपनी ने करा है, हम क्या करें? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिसीजंस दैट यू आर टेकिंग। ये सारे फीचर्स किसने इंट्रोड्यूस करे बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 ने, जो कि टोटली मिसिंग थे कंपनीज एक्ट 1956 में। आप कह सकते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी वर्ड का मतलब समझते हो? जो आज के हिसाब से, इसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। रेट्रो जो होता है जो पुराना है, और कंटेम्प्रेरी जो आज के हिसाब से, आज की स्थिति को जो संभालने के लायक, उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। ठीक है। प्लस अपने मतलब की जो बहुत ज्यादा बात है, कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या करा? कंपनी सेक्रेटरी के पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया है। क्या स्ट्रेंथन किया? कि कंपनी सेक्रेटरी विल नाउ प्ले अ मच मोर बिगर डिफाइंड रोल एज he or she used to play in Companies Act 1956. I want you all to just have a look at the screen. मॉड्यूल जब आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ के हो सकता है आ गया हो, बाकी नहीं तो जब आ जाएगा तो ये इस तरह से आपका मॉड्यूल यहाँ से स्टार्ट होता है। स्टडी मटेरियल ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंपनी लॉ। आई एम शोइंग यू योर मॉड्यूल दैट यू विल बी हैविंग इन योर हैंड सूनर और लेटर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। सो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, हिंदी में बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एज यू कैन ऑल्सो सी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। It is a statutory body under the Act of Parliament, right? Instituted is a statutory body under an Act of Parliament, क्योंकि इसको Parliament ने बनाया है। You might have heard of the term अपना फाउंडेशन CA की पढ़ाई के दौरान of the term body corporate. Have you heard of the term body corporate, everyone? Body corporate क्या होता है? Body corporate एक ऐसी संस्था है जिसको कि लॉ द्वारा बनाया गया है और लॉ ही उसको खत्म कर सकती है अपने आप। मतलब जैसे बोले उसके सारे मेंबर खत्म हो गए। LIC का लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सबने सुना है, जीवन आनंद, जीवन ये जीवन वो। तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC के जो चेयरमैन है कल वो नहीं रहे, मान लीजिए उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया और समथिंग लाइक दैट। क्या लगता है आपको, LIC बंद हो जाएगी? प्लीज गिव मी द आंसर इन द बॉक्स। LIC बंद हो जाएगी कि चलती रहेगी? अगर LIC के चेयरमैन कल स्टेप डाउन कर दें या लेट्स से समथिंग हैपेंस तो LIC बंद हो जाएगी? सबके आंसर आ रहे हैं नो 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 नो, बंद नहीं होगी, LIC चलती रहेगी। LIC क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। अपने आप से हमेशा सवाल पूछ लो कि ये व्यक्ति के ना रहने पर ये संस्था चलती रहेगी कि बंद हो जाएगी? अगर जवाब है भैया चलती रहेगी तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब उसका एग्जिस्टेंस उसके क्रिएटर से अलग कर दिया गया है। ICSI के जो आज प्रेसिडेंट हैं, ICSI के जो आपका इंस्टीट्यूट है, कल को वो स्टेप डाउन कर दें, हट जाएं, ICSI बंद हो जाएगी? बाप रे, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? जिस इंस्टीट्यूट के मेंबर हम बनने जा रहे हैं, पता चला वो तो बड़ा फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशन है, पता नहीं कब तक चले, कल हो सकता है बंद हो जाए। तो क्या ICSI बंद होगा? नहीं होगा। आप जानते हो नहीं होगा, चलता रहेगा। RBI के चेयरमैन चेंज हो जाएं, वो हट जाएं, आज RBI बंद हो जाएगा? नहीं होगा ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से मिस्टर मुकेश अंबानी हट जाए, क्या रिलायंस बंद हो जाएगी? नहीं होगी। मिस्टर धीरू भाई अंबानी चले गए, क्या रिलायंस बंद हुई? नहीं हुई। ये सब जो मैंने एग्जांपल्स दिए क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। 4 पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप फर्म है, 4 पार्टनर्स की एक पार्टनरशिप फर्म है, हट गया एक पार्टनर, विल इट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? से यस और नो? यस। Will it lead to dissolution of the partnership firm? Yes। आप यही तो पढ़ते आए हो कि एक भी पार्टनर अगर रिजाइन कर देता है, हट जाता है, रिटायरमेंट हो जाती है, डेथ हो जाता है, ब्ला ब्ला कुछ भी हो जाता है, it leads to dissolution of the partnership firm. It leads to dissolution of the partnership firm. Is it a body corporate? No। क्या एक पार्टनरशिप फर्म का अलग एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस है अपने पार्टनर से? No, they are one and the same। एक सोल प्रोप्राइटर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, वो नहीं आगे बिजनेस कर पा रहा है, क्या बिजनेस चलता रहेगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सो ये जो फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होते हैं जहां पे ओनर और बिजनेस एक ही है, ओनर नहीं रहा, बिजनेस भी खत्म।
बट जो बिग बिजनेसेस सेटअप किए जाते हैं, आप खुद ही सोचो बेटा, खुद सोचो, एक्सट्रीमली इनॉर्मसली बड़े बिजनेस सेटअप करे जा रहे हैं, क्या वो इस तरह से सेटअप किए जा सकते हैं? LIC की इस तरह से चल सकती है कि देखो कब तक चलती है, क्या पता कल रहे ना रहे? चल सकती है LIC ऐसे? ICSI ऐसे चल सकता है कि देखो कल रहे ना रहे, क्या पता कल इंस्टीट्यूट रहे ना रहे? नहीं हो सकता ना ऐसा। हमको पता है कुछ रहे ना रहे, ये तो रहेगा ही रहेगा। जब तक लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको वाइंड अप ना कर दिया जाए, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। राइट एवरीवन? ऐसी ही संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को, व्हाट डू वी कॉल? अ बॉडी कॉर्पोरेट। सो योर इंस्टीट्यूट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इज अ, कैन यू रीड द वर्ड बॉडी? स्टैट्यूटरी, इफ यू कैन रीड दिस वर्ड, स्टैट्यूटरी के आगे क्या वर्ड लिखा हुआ है देख रहे हैं आप? बॉडी लिखा हुआ है। तो बॉडी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट. It is completely separate from the person, separate and distinct from the persons who have created it. It will carry on even if they are not there. Somebody else will be appointed, somebody else will be appointed, and so on and so on. So it is a statutory body under an act of parliament. Okay, then this is how your module progresses. Now I want you all to have a look at this page. Company law का जो पेपर है, इंस्टीट्यूट हर पेपर के लिए बेटा, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ेंगे यही सब, देन वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। हर पेपर में हमको ये बहुत ज़रूरी है पहले समझना कि इंस्टीट्यूट ने ये पेपर किस ऑब्जेक्टिव से सेटअप करा है, इंस्टीट्यूट के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं कि हम क्या पढ़ लें और हम क्या समझ लें। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कंपनी लॉ का तो कोई ना और है ना छोर है, इट्स अ ह्यूज, यू कैन से ओशन है। तो उसमें हमसे एक्सपेक्ट क्या करा जा रहा है, इंस्टीट्यूट का एस्पिरेशन क्या है इस पेपर को सेटअप करने में। इफ आई एम एबल टू टेल माई हार्ट टू यू, इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है इस पेपर में, वो आपको यहाँ पे लिखा मिलता है। जनरली बेटा जब हम पढ़ाई करते हैं, जब टीचर्स पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हो, बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग फालतू के पेजेस मान के इनको आगे बढ़ जाते हैं और सीधे चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। यू विल अग्री विद मी, येस और नो? हार्डली एनीबडी वुड एवर dwell upon these pages and just bask upon them to look कि क्या बोला, but they are so very important, so very important, and you never know, the insight that you get by going through these pages will help you in ultimately preparing for the subject properly and writing out your answers, because they help you to understand what is the expectation of ICSI from you while you are preparing and writing the paper of company law. राइट एवरीवन? सो जो ये शब्द आपके सामने आ रहा है कंपनी लॉ, जो ये शब्द आपके सामने आ रहा है कंपनी लॉ, इसका मीनिंग तो सबको क्लियर है? कल हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था इसके ऊपर, द मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी लॉ। अच्छा, कंपनी के आगे बेटा क्या शब्द लिखा हुआ है? कंपनी के आगे क्या शब्द लिखा हुआ है? लॉ। तो लॉ के ऊपर कल हम लोग का डिस्कशन हुआ था। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, इट इज़ अ सेट ऑफ रेगुलेशंस, it is a set of you can say discipline, code of conduct, rights, obligations, right? अब उस पूरी लॉ में से हम लोग यहाँ पे जिस लॉ की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो उसके पहले प्रीफिक्स के तौर पे लगा दिया जाता है। तो लॉ के पहले प्रीफिक्स के तौर पे क्या लग गया यहाँ पे? कंपनी। याद है सबको ये डिस्कशन जो हम लोग का कल हुआ था? तो लॉ के पहले क्या प्रीफिक्स लग गया? कंपनी। तो पूरी लॉ में से हमने एक स्मॉल पार्ट को अब खींच के अलग निकाल लिया कि इस पूरी लॉ के ओशन में से हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किस लॉ की बात कर रहे हैं? कंपनी लॉ की बात कर रहे हैं। बेटा हमेशा ध्यान रहे, बार बार ध्यान रहे कि लॉ शब्द तो एक बहुत बड़ा शब्द है। याद है हम लोग ने, मैंने पीपीटी दिखाई दी आपको कि लॉ शब्द क्या है? इट इज अ जनरल टर्म, इट इज अ जनरल टर्म विच इज केपेबल ऑफ मेनी वाइड कनोशंस एंड स्पेसिफिकेशंस। की लॉ को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लॉ तो बहुत कुछ हो सकती है। मैंने यहाँ तक भी छोटा एग्जांपल दिया था कि आपके घर में भी लॉ चलती है, कि हमारा घर ऐसे चलता है, वो भी तो एक लॉ है। राइट एवरीवन? लॉ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब स्पेसिफिकली किस लॉ के ऊपर फोकस कर रहे हैं? द कंपनी लॉ। राइट एवरीबॉडी? चलिए,
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. इन व्यू ऑफ, मतलब हम लोग यहाँ पे ये बात करने जा रहे हैं कि कंपनी लॉ की जरूरत क्यों है. नंबर वन, व्हाई डू वी नीड अ लॉ टू मैनेज द कंपनीज. हर चीज, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे, जितना ज्यादा आप पूछ सकें, उतना ही ज्यादा लर्निंग होगी. ये सब चीजें ऐसी नहीं है, कोई कथा नहीं है कि कोई साधु संत महाराज आ गए और कथा चल रही है और हम कथा बांच रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं. नो, दे शुड टिकल योर थिंकिंग टैंक. यू शुड बी हैविंग क्वेश्चंस. अच्छा, ऐसा क्यों? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते मेरे दिमाग में आया, कंपनी को मैनेज करने के लिए किसी लॉ की क्या ज़रूरत है? सोचो, पूछो अपने आप से, है ज़रूरत? कंपनी को मैनेज करने के लिए लॉ की क्या ज़रूरत है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या ज़रूरत है? तो मैंने पूछा अपने आप से, तो मेरे मन से जवाब ये निकल के आ रहा है, कंपनीज के पास पब्लिक का कितना पैसा है? शेयर्स इशू करके कंपनीज कहाँ से पैसा रेज करती हैं? पब्लिक से. डिबेंचर इशू करके कहाँ से पैसा रेज करती हैं? पब्लिक से. ऑलराइट, सो आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे, what is the idea of these pages that institute has given you over here? See, there are so many subjects that are going to study: GIGL, company law, taxation, SBC, setting up of entities, and economic business commercial laws in module 2, and SEBI and all. Every paper, beta, before starting we need to understand कि institute हमसे यहाँ पे चाहता क्या है. Are you getting what I'm trying to say? What is the aspiration of the institute कि बच्चा क्या समझ ले? क्योंकि डिफाइन करना पड़ेगा. क्यों डिफाइन करना पड़ेगा? कंपनी लॉ तो एक ओशन है, जैसे मैं बता रही हूँ. MBA में भी कंपनी लॉ आता है. आप कोई बैंकिंग का एग्जाम देने जाओ, कोई फाइनेंस का और एग्जाम देने जाओ, उसमें भी कंपनी लॉ आता है. CA में भी कंपनी लॉ आता है, CS में भी कंपनी लॉ आता है. सोच के देखो बेटा, क्या सभी का जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टूडेंट से सेम होगा? मैं जो बोल रही हूँ वो सोच के देखो आप, क्या सभी का कंपनी लॉ के पेपर में स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन सेम होगा? नहीं सेम हो सकता है. यहाँ पे आप समझो, CS इंस्टीट्यूट आपसे जो एक्सपेक्ट करेगा कंपनी लॉ के पेपर में, वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा. क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो लॉ ऑफिसर ऑफ द कंपनी होता है. मैंने कल भी बताया था आपको, पाइवटल पोजीशन पे होता है, नोडल ऑफिसर होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सो अब यहाँ पे पढ़ के अपने लोग जरा कुछ चीज़ों को समझते हैं. तो जैसे मैं अभी और मेंशन कर रही थी आपको कि जितना बिजनेस बढ़ गया है, जितना ज़्यादा कंपनियों ने शेयर्स इशू करके पब्लिक का पैसा अक्वायर कर लिया है. क्या अक्वायर कर लिया है? पब्लिक का पैसा. तो अब आप सोच के देखो बेटा, पब्लिक का पैसा जिसके हाथों में चला गया है, शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, डिपॉजिट्स के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, एंड so many other forms which company uses to mobilize funds from the public. तो पब्लिक का इतना सारा पैसा जिसके हाथ में आ गया है, उसको रेगुलेट करने का कोई तरीका होना चाहिए कि नहीं? आप सोचिए, हर चीज के बारे में सोचिए, हर चीज के बारे में अपने माइंड में क्वेश्चन लेके आइए. नेवर एवर बिकम अ पैरट. लाओ पढ़ ले क्या लिखा है, पढ़ के लाओ समझ ले क्या लिखा है. पहले सोचो कि क्यों ये लिखा गया है, उल्टा चलो. अब रीजन बीइंग बेटा, यू आर गोइंग टू बिकम अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. लोग आपसे पूछेंगे आके, बहुत ही 2-3 साल के अंदर वो समय आ जाएगा, लोग आपसे पूछेंगे आके, बताओ मैम बताइए, सर बताइए, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? आपको पता तो है ऐसा होता है, लेकिन आपके पास उस क्यों का जवाब नहीं है. तो आपके पास हर क्यों का जवाब होना चाहिए कि ऐसा क्यों करा गया, ऐसा क्यों करा गया. मेक योर सेल्फ लाइक दैट, बिकॉज immense learning comes from that when you start thinking कि why is this so, rather than just reading and understanding this is it. ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, लेकिन ये भी तो सोचो ना, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करा गया. ये ना करा जाता तो प्रॉब्लम क्या हो सकती थी. हर जगह, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में ये चीज़ आप अपने दिमाग में लेके आइए बेटा. अगर ये चीज़ें आने लग गई, बिलीव मी, कभी कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, कभी कुछ याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो वो थिंकिंग प्रोसेस आ गया है जिसपे चल के आप उसको रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा हाँ, इसमें तो ऐसा होना चाहिए था. Are you getting what I am saying, everyone? Okay, so let's read. So हम लोग बात कर रहे थे कि कंपनी लॉ की जरूरत क्यों है, क्यों एक लॉ की जरूरत है जो कंपनीज को मैनेज करे. तो इट सेज ओवर हियर, इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग एम्फेसिस
on adherence to norms of good corporate governance. Company law assumes an added importance in the corporate legislative milieu as it deals with the structure. मतलब जो ये कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ किससे डील कर रहा है? इट इज डीलिंग विद द स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने आया कि बेटा कंपनी लॉ किससे डील कर रहा है? इट इज डीलिंग विद द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का कारोबार किस तरह से चलेगा. प्लीज कीप नॉडिंग टू मी व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन योर हेड, इन योर हार्ट. मेरा बहुत ही मानना है कि हेड के साथ साथ पढ़ाई हार्ट में भी जानी चाहिए. बहुत अजीब सी बात है लेकिन बात सच है, क्योंकि सिर्फ यहाँ जाएगी तो आप उसको दिल से नहीं समझ पाएंगे. आपकी पढ़ाई जितनी माइंड को एक्सेप्ट होनी चाहिए उतनी आप कहते हैं ना दिलो दिमाग पे छा गया, ऐसा कहते हैं ना, जब कोई बहुत अच्छी चीज़ आप देखते हो कहते हैं मेरे दिलो दिमाग पे छा गया. तो पढ़ाई आपके सिर्फ दिमाग पे नहीं, दिल और दिमाग पे छानी चाहिए. इट शुड ऑल्सो कनेक्ट विद योर हार्ट. सो पहली बात हमारे सामने आ रही है कि कंपनी लॉ जो सेटअप करा गया है, जो कंपनियों का कानून बनाया गया है, जो एक कंपनियों का कानून बनाया गया है, वो किस लिए? सो एज टू एंश्योर अ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनीज, सो दैट दे कीप दे वर्किंग प्रॉपर. अगर बेटा सर के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होगा तो आदमी एक अनकंट्रोल्ड एनिमल के टाइप हो जाएगा कि नहीं. उसी तरह से कंपनियां जो पब्लिक का इतना इतना पैसा उठा रही हैं, अगर इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, अगर इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा इन कंपनियों के ऊपर, सो व्हाट विल हैपन? दे विल बिकम irrational. They will start behaving in a manner they will not care for anything. Why so? Because वो क्या देखेंगे कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है. So that is why कंपनी लॉ की जरूरत है to maintain a proper conduct of affairs of the companies. Then your entire paper of company law is divided into 3 parts. Part 1 deals with company law, its principles and concepts. Part 2 deals with how the company is run. So that is company administration. That is how a company is run on a day-to-day basis and how the decisions of the company are taken. कंपनी के सारे डिसीजंस बेटा कहाँ पे लिए जाते हैं? कंपनी की मीटिंग्स में, क्योंकि कंपनी किसी एक के चलाए तो चलती नहीं है. यू नो दैट देयर इज अ डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? जो डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके हाथ में होता है. बट यू नो वेरी वेल हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? द मेंबर्स, द शेयर होल्डर्स हु हैव अक्वायर्ड द शेयर. तो अपने सब लोग के पास मान लो कंपनी का शेयर है, कोई कानपुर में बैठा है, कोई जयपुर में बैठा है, कोई कहीं केरला में बैठा है, कोई कहीं तमिलनाडु के किसी शहर में बैठा है. अलग अलग जगह है शेयर होल्डर्स. क्या रोज वो लोग उठ के एक जगह पे आएंगे और कंपनी को चलाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है. सो द शेयर होल्डर्स, द मेंबर्स आर ज्योग्राफिकली डिस्पर्स, दे आर डिसलोकेटेड. हाउ विल द कंपनी बी रन? So they appoint their elected representatives. Who are those elected representatives? The directors, the CEOs, the officers, the managers. So they are running the company on day-to-day basis. But owner कभी तो मिलेंगे कि कभी नहीं मिलेंगे. साल में कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक बार तो मिलेंगे. तो वो साल में एटलीस्ट एक मीटिंग जो ओनर्स की जरूर होनी चाहिए, वो कहलाती है AGM, Annual General Meeting. the name is annual, सालाना, वार्षिक, हिंदी में बोलेंगे तो वार्षिक संगोष्ठी, Annual General Meeting, आम सभा भी कहते हैं. साल में एक बार मेंबर जरूर मिलते हैं और उसमें वो क्या दे देते हैं? डायरेक्शंस दे देते हैं. किसको? डायरेक्टर्स को, कि दिस इज हाउ सी यू हैव टू रन द कंपनी ऑन डे टू डे बेसिस. क्या कभी कोई इमरजेंसी नहीं अराइज हो सकती है जहाँ पे ये सिचुएशन हो जाए, कोई मेंबर्स की तुरंत ज़रूरत है, तुरंत फैसला करवाना है मेंबर से कि क्या करना है? अगली एनुअल जनरल मीटिंग तो अभी मान लीजिए 7-8 महीना बाद होने वाली है. तो ऐसे में इमरजेंसी मीटिंग्स मेंबर्स की बुला ली जाती है और वो क्या कहलाती है? EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. सो बिटवीन 2 AGMs, इस साल का AGM, नेक्स्ट ईयर का AGM, बिटवीन 2 AGMs if any important matters arise, so for consideration of that, जब members को तुरंत बुलाया जाता है between 2 AGMs, so what is that meeting called? Extraordinary general meeting.
तो ये जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है, वट एवर आई एम स्पीकिंग, वट एवर आई एम टॉकिंग टू यू, ऑल एंड ऑल इज एम्बॉडीड इन कंपनी लॉ. हर चीज जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अपने मन से सोच के नहीं बोल रही हूँ, वो कहाँ पे लिखी हुई है, कंपनी लॉ में. समझ में आ रही है बात एवरीवन? मतलब एक हर चीज का एक जवाब दिया गया है कंपनी लॉ में, भाई ये स्थिति आई तो इसको ऐसे मैनेज करना है, ये स्थिति आएगी तो इसको ऐसे मैनेज करना है. सो द पार्ट 3 डील्स विद द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देख रहे हो क्या लिखा है? इसको तो गौर से ही देख लो. देखा भाई, पार्ट 3 किससे डील कर रहा है? पार्ट 3 डील कर रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन, एज अ कंपनी सेक्रेटरी आप क्या रोल प्ले कर पाएंगे इन द एंटायर फील्ड ऑफ कंपनी लॉ. व्हाट विल बी योर रोल प्ले एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन दिस. ओके, आगे आइए. पार्ट 1 emphasizes on principles and legal fundamentals. Just excuse me. All right, part 1 emphasizes on principles and legal fundamentals with respect to, बेटा सबसे पहले कंपनी बना के हम क्या करते हैं, वी रेज द कैपिटल. कंपनी अपना कैपिटल कहाँ से रेज करती है? पब्लिक से. कंपनी कैपिटल कहाँ से रेज करती है? पब्लिक से, अलग अलग फॉर्म्स में. So part 1 emphasizes on principles and legal fundamentals with respect to raising of capital through various sources. अभी मैंने आपके सामने मेंशन करा था कि कंपनी अपना कैपिटल पब्लिक से रेज करती है वेरियस सोर्सेज से. क्या है सोर्सेज? शेयर्स इशू कर लो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स. You might not have heard the name ADRs, GDRs. सुना है कभी ये नाम? ADR, GDR, बहुत सारे. मतलब अपने लोग खाली ये ना सोचे कि कंपनी यार शेयर इशू करके पैसा रेज कर लेती, वो तो एक तरीका है. बहुत सारे और तरीके जिससे कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है. उसके बाद अलॉटमेंट करती है शेयर्स का, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी. व्हाट इज दिस डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी? जब आप किसी दूसरे का पैसा लेके काम कर रहे हो तो सारी इंफॉर्मेशन उस दूसरे व्यक्ति के साथ आपको शेयर करनी पड़ेगी कि नहीं. यू कैन नॉट होर्ड द इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट कीप द इंफॉर्मेशन टू योर सेल्फ. सिंपल सी बात है. आई हैव टेकन मनी फ्रॉम यू इन माई बिजनेस. मैंने आपसे पैसा ले रखा है अपने बिजनेस के लिए. क्या मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती कि मैं टाइम टू टाइम आपको क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है? Don't you have that right? Shouldn't you have that right? You have given me money. Now I ask you for more money. On what basis will you give me more money until and unless you know what is presently going on in my business? So that is what is happening here. Company has taken money from the public, so it has to make disclosure of entire information to the public with transparency, with neutrality. ट्रांसपेरेंसी का मतलब चीजें जैसी हैं वैसी की वैसी बतानी पड़ेंगी, छुपा नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं छुपा सकते हैं, सब कुछ बताना ही पड़ेगा. डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, मेंबर्स एंड देयर शेयर होल्डिंग, कंसर्न्स ऑफ, मैंने अभी ये नाम दिया था, स्टेक होल्डर्स. सो बेटा सुनो मेरी बात सब लोग. शेयर होल्डर और ये बिगर सर्कल क्या है? स्टेक होल्डर. क्या अगर मैं इसको आप देख के, इस डायग्राम को देख के अगर मैं कहूं तो प्लीज बताएं ट्रू और फॉल्स. शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. यस, स्टेक होल्डर भी शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर ही शेयर होल्डर है ना, ये गलत है. शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. एज आई टोल्ड यू अभी, every person who is connected with the company in any of the capacity, every person connected with the company in any of the capacity is a stakeholder, whether it be a banker, whether it is stock exchange, whether it is the investor, whether it is the customer, the society, the public at large, everyone, the employees, the potential employees जो employee बनने का सोच रहे हैं, the current employees, you name it. किसी भी लेना या देना, कोई भी वास्ता अगर आपका है कंपनी से, चाहे लेने का या देने का, who are you? If you are a debtor, you are a stakeholder. If you are a creditor, you are a stakeholder.
You are a debenture holder, you are a stakeholder. You have given loan to the company or you have taken loan from the company. Anything, you are a stakeholder. Stake का मतलब है हमारा भी इनसे लेना देना है, उसको बोलते हैं स्टेक होल्डर. तो अब हम लोग ब्रॉड वे में बात करते हुए पहले ना बोलते थे कंपनी किसके हितों के लिए काम करती है, कंपनी किसके बेनिफिट के लिए काम करती है. तो यू नो पहले वर्ड यूज होता था शेयर होल्डर. कंपनी किसके बेनिफिट के लिए काम करती है, शेयर होल्डर. अब बिल्कुल ऐसा नहीं बोलते, गलत बात है इसको ये बोलना. कंपनी किसके बेनिफिट के लिए काम करती है बेटा, स्टेक होल्डर्स के बेनिफिट के लिए. कंपनी वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, नॉट द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर में आ जाता है. एवरीवन इज क्लियर? सभी को समझ में आया? ऑलराइट. सो देख रहे हो कंपनी किसके कंसर्न्स को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, स्टेक होल्डर्स, नॉट द शेयर होल्डर. स्टेक होल्डर के कंसर्न मैनेज होंगे, शेयर होल्डर के तो अपने आप ही हो जाएंगे. दिस ऑल्सो गाइड्स ऑन द सेक्रेटेरियल एंड स्ट्रेटेजिक वर्क इन्वॉल्व इन द अबव मैटर्स. इन चीजों को अंजाम देने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है. देन जो पार्ट 2 है, it relates to the fundamental role that board of directors play in supporting. What are board of directors? A single person is a director, but all the directors put together, how do you address them? Board of directors. We don't say sare directors. You might have sometime in your class 11 12 or I don't know junior classes something collective nouns पढ़े होंगे आपने sometime, या इंग्लिश भी तो अभी तुम लोग पढ़ते हो ना फाउंडेशन वगैरह पे CS सीट में, तो इंग्लिश में भी शायद पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन्स. हाँ, क्या बोलते हैं, अ मर्डर ऑफ क्रोज, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? अ पार्लियामेंट ऑफ आउल, जो आजकल पार्लियामेंट चल रहा है हमारा, बिल्कुल किसने बनाने वाले ने कितना सोच के बनाया है, पार्लियामेंट ऑफ आउल, क्योंकि यही हो रहा है पार्लियामेंट में. सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. जब आपको कई सारे उल्लुओं को एक साथ बुलाना है तो आप उसको क्या बुलाते हो, ये उल्लू, दो उल्लू, बहुत सारे उल्लू, ऐसे नहीं बोला जाता है. पार्लियामेंट ऑफ आउल. अ हर्ड ऑफ शीप है ना, अ मर्डर ऑफ क्रोज, बहुत सारे कौवे एक साथ है, मर्डर ऑफ क्रोज. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स. उसी तरह से ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. व्हेन यू आर एड्रेसिंग ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर, व्हाट डू यू रेफर देम एज? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. सो पार्ट 2 रिलेट्स विथ फंडामेंटल रोल. फंडामेंटल रोल का मतलब क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको फंडामेंटल कहते हैं, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है. दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्ले इन सपोर्टिंग, गाइडिंग द मैनेजमेंट टीम इन जनरेटिंग. हम सारा काम, ये सब कर क्यों रहे, तुमसे पैसा लिया, तुमसे पैसा लिया, तुमसे पैसा लिया, क्यों ले रहे हैं, करना क्या है, इरादा क्या है, कंपनी क्यों पैसा ले रही है, देखो इसलिए. इन जनरेटिंग लॉन्ग टर्म एडेड वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर्स. लेकिन शेयर होल्डर के आगे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको तो यहाँ पे वर्ड स्टेक होल्डर चाहिए था, इसलिए शेयर होल्डर के आगे क्या लिख दिया, एंड द सोसाइटी एट लार्ज. तो शेयर होल्डर के साथ सोसाइटी एट लार्ज वर्ड जब हमने यूज कर लिया तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टेक होल्डर्स में. एंड टू अकाउंट टू द शेयर होल्डर्स फॉर कंपनीज लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस. हमेशा हमेशा शेयर होल्डर की जगह अपने लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ऑलवेज द बेटर वर्ड स्टेक होल्डर रादर देन शेयर होल्डर. हमारा हमेशा टर्म क्या रहेगा, स्टेक होल्डर. तो यहाँ पे क्या समझे हम, पैसा लेके क्या करना चाह रही है कंपनी, ऐसा कुछ काम करना चाह रही है जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन हो. किसमें, शेयर होल्डर्स की वेल्थ में, सोसाइटी की वेल्थ में. सोसाइटी की बात क्यों करते हैं बेटा, मतलब मैं कहाँ तक बोलूँ और मैं क्या क्या बोलूँ. हर शब्द जो लॉ में लिखा होता है, शब्द तो छोड़ो बेटा, एक कॉमा फुल स्टॉप भी अगर लगा होता है उसका भी मीनिंग होता है. एंड लिखा है कि और लिखा है, मे लिखा है कि शैल लिखा है, हर चीज का मीनिंग अलग हो जाता है. तो जो आपका ये पेपर है, अब पर्टिकुलरली लॉ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा, आपको ट्रस्ट हो ना हो, मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं है कि मैं आपको ये समझा दूं ये क्या लिखा हुआ है, मैं ये चाहती ही नहीं हूँ. मैं तो ये चाहती हूँ, आई जस्ट वांट कि मैं आपको उस प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ, उस एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे ले आऊँ जहाँ पे आपका माइंड कुछ भी पढ़ के अपने आप समझने की पोजीशन पे आ जाए. माई रोल इज जस्ट दैट. क्योंकि अभी तो इतनी सी लॉ पढ़ रहे हो एग्जीक्यूटिव पे, प्रोफेशनल पे थोड़ी सी और पढ़ लोगे, फिर उसके बाद खत्म हो गई क्या दुनिया की सारी लॉ, और कुछ नहीं बचा क्या. इतना सा पढ़ा, सारा फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल मिला के इतना सा पढ़ लिया, बस इतना सही.
आगे का क्या, आगे का क्या? तो द आइडिया इज टू मेक दिस सो मच मेच्योर दैट यू आर capable enough of reading and understanding law by your own self, right? So आप लोग मेरे साथ जो पढ़ेंगे, जो लाइंस के बीच में लिखा हुआ वो तो समझेंगे ही, ये कोशिश करनी है कि हमको मीनिंग का इंटरप्रिटेशन करना कैसे, कैसे किसी भी बात का मीनिंग निकालना है, किस माइंडसेट से हमको मीनिंग निकालना है, इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करनी, ओके? द राइट डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज ग्रोथ. कंपनी की ग्रोथ क्या है, एक इंसान की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है राइट डिसीजन मेकिंग. राइट डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे हमारी लाइफ डे टू डे, ईयर टू ईयर, डेकेड टू डेकेड कैसे प्रोग्रेस करेगी? प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगी. सो राइट डिसीजन मेकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज ग्रोथ. बोर्ड मीटिंग्स लीड टू ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, वेयर एज द शेयर होल्डर्स मीटिंग, मैंने शेयर होल्डर मीटिंग दो बताई आपको, AGM एंड EGM. shareholder meetings lead to greater transparency and accountability. इस वर्ड के बारे में मैंने अभी बात करी थी आपसे कि शेयर होल्डर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या प्लेस कर दी? अकाउंटेबिलिटी. किस बात की? कि बेटा जो डिसीजन आप ले रहे हो, कल को वो डिसीजन गलत रहा तो आपको अपना मुंह छुपा के भागने नहीं दिया जाएगा ये कह के कि अरे कंपनी ने करा है जो करा है. उसका दिमाग तो आप ही हैं, डिसीजन तो आपने लिया है. डायरेक्टर्स को बिठा के पूछा जाएगा. एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है NCLT. एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है NCLT. सुना है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. NCLT शॉर्ट में उसको सिर्फ ट्रिब्यूनल भी कहते हैं. NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो NCLT का क्या रोल होता है? NCLT यमराज का दूसरा रूप है. NCLT कंपनी अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है तो कंपनी को पटरी पे, लाइन पे लेके आने के लिए डिसीजंस और ऑर्डर्स पास करती है NCLT. जैसे आप एक मिसाल के तौर पे समझो, कंपनी ने डिवेंचर इशू करके पैसा रेज करा है, 10 साल के लिए डिवेंचर इशू करा है कि 10 साल बाद पैसा वापस देंगे, ठीक है? और कंपनी इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रही है ठीक से, पैसे का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो ट्रिब्यूनल पता है क्या ऑर्डर दे देगा? सारा पैसा अभी वापस करो. साल भर हुआ है खाली, ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे देगा कंपनी को, वापस करो सारा पैसा अभी के अभी. सो ट्रिब्यूनल हैज द राइट टू पास एनी ऑर्डर्स ऑन द कंपनी. तो जैसे मैं बता रही थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, ट्रिब्यूनल उनसे पूछेगा. अगर आपका अपना बिजनेस होता पर्सनल और उसमें यही सिचुएशन आई होती, वुड यू हैव टेकन द सेम डिसीजंस दैट यू टुक इन द केस ऑफ कंपनी? क्या यही फैसले आप लेते वहां पे अगर आपका अपना बिल्कुल पर्सनल बिजनेस होता? और अगर इसका जवाब है नहीं, हम यहाँ अपने पर्सनल बिजनेस में ऐसा नहीं करते, वहां तो हम और सोच समझ के काम करते, तो यहाँ पे क्यों नहीं करा और सोच समझ के काम? You have to be accountable for the decisions you are making in the company. If they fall out to be wrong, you will not be allowed to escape. You will be punished for the wrong decision making, for the biased decision making. Biased का मतलब होता है जो हमने किसी गलत इरादे के साथ. Do you understand the word malafide and bona fide? bona fide का मतलब है कोई काम जो भले दिल से किया जाता है, सही इरादों के साथ किया जाता है, वो होता है बोनाफाइड. गलत मंशा के साथ, गलत इंटेंट के साथ, गलत इरादे के साथ जो काम किया जाता है वो होता है मैलाफाइड. मैलाफाइड इंटेंशंस हैं, मतलब मैं आपको मदद तो कर रही हूं लेकिन मेरे मैलाफाइड इंटेंशंस है. तो मैलाफाइड का मतलब क्या हो गया? मेरे बैक ऑफ द माइंड पे कुछ गलत चल रहा है. और बोनाफाइड, जैसे पेरेंट्स का हमारे साथ कैसा रिलेशन होता है? बोनाफाइड. क्या वहां पे हम सोच सकते हैं कुछ गलत हो रहा होगा? मतलब मम्मी खाना लाके दे रही है, जरूर इसके पीछे कुछ गलत होगा, ऐसा कैसे हो सकता है ना? बोनाफाइड. लेकिन स्ट्रेंजर्स के इंटेंशन भी बोनाफाइड और जरूरी नहीं है. यू हैव टू बी कॉशियस. कई बार जो लोग फेस पे अपीयर करते हैं टू बी फ्रेंड्स विद यू एंड फ्रेंडली विद यू, माइट बी समथिंग इज रॉन्ग, माइट बी दे आर हैविंग समथिंग एट द बैक ऑफ देयर माइंड, राइट? तो वो क्या है? मैलाफाइड इंटेंशन. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी बोनाफाइडनेस को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पे डिसीजंस लिए वो एक सही सोच समझ के साथ डिसीजन लिए. ओके. कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ वाइटल रोल. ये सब शब्दों को मतलब आप जानते ही हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसको वाइटल कहा जाता है. कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रेपरेशन, कन्वीनिंग एंड कंडक्ट ऑफ द मीटिंग्स. तो कंपनी में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
बोर्ड मीटिंग्स, अब देखो दो तरह की मीटिंग्स से आप रूबरू हो गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बेटा, वो क्या कहलाती है? बोर्ड मीटिंग। इन सारे शब्दों की जानकारी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि क्या बोलूं मैं, कंपनी लॉ बेटा कोई चैप्टर नहीं है। लेट मी शो यू दिस। कंपनी लॉ जो है ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बेटा कंपनी लॉ कोई चैप्टर नहीं, ये तो हमने मॉड्यूल बनाने के लिए उसको चैप्टर में डिवाइड कर दिए। जैसे एक 3 घंटे की जो मूवी होती है, वो मूवी तो पूरी एक है ना, आप उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हो कि पहले ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है, फिर ये चल रहा है। कंपनी लॉ तो पूरी एक है, एक कंपनी लॉ है, हर शब्द हर जगह यूज हो रहा है। ये तो पढ़ने की कन्वीनियंस के लिए चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सो जो भी शब्दों पे हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, हर वर्ड हर जगह, हर टर्म हर जगह आता रहेगा, इसलिए सबका एटलीस्ट आपको इंट्रो पता होना चाहिए, वरना बार बार शब्द आ रहा है मीटिंग मीटिंग, और मैं बोलती रहूँ अभी बाद में बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे, तो ऐसा क्यों करूँ, आज क्यों नहीं बता दे, बाद में बताएंगे। तो मीटिंग दो तरह की हो गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्या कहलाई? बोर्ड मीटिंग। और दूसरी होती है कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग। मेंबर्स कौन होते हैं बेटा? मेंबर्स आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग क्या कहलाती है? द जनरल मीटिंग। कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग क्या कहलाती है? जनरल मीटिंग, जो कि दो तरह की हो सकती है, AGM एंड EGM। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? मीटिंग दो तरह की, बोर्ड की मीटिंग, मेंबर्स की मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग बोर्ड मीटिंग कहलाती है, कुछ और नहीं, ओनली वन वर्ड, बोर्ड मीटिंग। और जो मेंबर्स की मीटिंग होती है दैट इज रेफर्ड एज जनरल मीटिंग, जो कि दो तरह की हो सकती है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। राइट एवरीवन? ओके। अ की एक्सपेक्टेशन, की का मतलब क्या होता है? एक ताला है, लॉक, और आपको 1000 चाबियां, बहुत ज्यादा हो गया, 100 चाबियां दे दी गई। 100 चाबियों का क्या दे दिया गया? बंच। ये लो भाई 100 कीज है, लगा लगा के देख लो किससे ताला खुलेगा, तो पागल हो जाएगा आदमी, यार एक ही चाबी दे देते। की इंफॉर्मेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पूरी होस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन देने से क्या फायदा है? सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है ये बताओ, तो उसको बोलते हैं की इंफॉर्मेशन। वो एक चाबी जिससे ताला खुल जाए, यानी कि वो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे हम डिसीजन ले पाए हमको क्या करना है। एवरीबडी इज क्लियर? सो अ की एक्सपेक्टेशन ऑफ मेंबर्स of self-governing professionals is that they accept the legal and ethical responsibility for their work। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। डायरेक्टर साहब बन के आप मोटी मोटी सैलरी तो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आ रही है फैसलों के लिए, तो आप बगले झांक रहे हैं, समझ आया? भाग रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमने नहीं करा। तो किस मुंह से आप मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं? मेंबर्स मतलब कौन हुए बेटा? मेंबर्स हुए कंपनी के ओनर्स, जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। मेंबर्स की एक की एक्सपेक्टेशन है, किससे? जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो प्रोफेशन चला रहे हैं, दैट दे एक्सेप्ट द लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क। जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, वो जिम्मेदारी भी तो ले अपने डिसीजन की। आज आपने अपनी जिंदगी के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि भाई हमको ये कोर्स परस्यू करना है, तो इसके जो भी अब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पॉजिटिव और वेरी पॉजिटिव, नेगेटिव तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, आई कांट से नेगेटिव, हो ही नहीं सकता है, तो जो भी इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या सुपर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे, उसकी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर तो आएगी, बिकॉज यू हैव टेकन दैट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। यू कैन नॉट लेटर ऑन से इन्होंने कहा था करने के लिए, अब हमने तो इसलिए कर लिया। कैन यू रियली जस्ट पास ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स बाय सेइंग सच थिंग्स? नो। You grow up, you become mature only when you start taking the responsibility for your work and for your decisions. That yes, whether it is fine or not fine, I take the responsibility, I have done that. So it is expected out of the board of directors, out of the professionals who are managing the company, that they accept legal and ethical responsibility for their work and hold the interest of the public and the society as paramount. You know the word paramount?
ऑफ एक्यूट इंपॉर्टेंस, ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस। तो जब कंपनी चल रही है तो किसके इंटरेस्ट को हम सर्वोपरि रख के चलें, नहीं सर्वोपरि सबसे ऊपर, किसके इंटरेस्ट को हम सबसे ऊपर सबसे आगे रख के चलें, ऑफ द पब्लिक एंड द सोसाइटी। वन ऑफ द इसेंशियल ट्रेट्स, ट्रेट्स मीन्स फीचर, one of the essential traits of a profession is to be subject to strict codes of conduct enshrining rigorous ethical and moral obligations. In a self-regulated regime, company secretary subjected to a strict code of conduct. तो जब आप बेटा कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो आपको एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ेगा। वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट किसने सेटअप करा है? ICSI ने। At all times you will have to abide by that code of conduct. तो company secretary subjected to a strict code of conduct is looked upon by the regulators, is looked upon by the regulators. Regulators यहाँ पे कौन होगा? इससे भी, क्योंकि हम लोग एज कंपनी सेक्रेटरी पता है सबको कि हम इतना स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो कर रहे हैं कि हम अगर किसी चीज़ पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो वो कभी भी गलत ओपिनियन नहीं हो सकता है। हम हमेशा सोच समझ के ही ओपिनियन देंगे। इज लुक्ड अपॉन बाय द रेगुलेटर्स एज एथिकल, कंपनी सेक्रेटरी को कैसे देखा जाता है? एज एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी प्रोफेशनल। ट्रस्टवर्दी का मतलब समझते हो? ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको लगता है हम भरोसा कर सकते हैं। तो आपके आसपास कितने लोग होते हैं ना जिन पे आपको लगता है कि नहीं यार इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी तो होते हैं ना जो आपको दूर से देखते ही समझ में आ जाते हैं यार इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं सुन लो, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट व्हाट द पर्सन इज सेइंग। ऑन द फेस बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही होंगी, सब कुछ अच्छा, स्माइलिंग एंड एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, दे मे बैकस्टैब यू। So similarly, company secretary is a trustworthy professional whose professional judgment and competence has made a mark in the corporate sector. Professional judgment, जब आपको एक given set of circumstances दिया गया है और दे के आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा है कि भाई तुम्हारे हिसाब से तुमको क्या लग रहा है, तो आपने अपना जजमेंट से आंसर दिया ना। डॉक्टर आपका जब क्या कराता है लैब में टेस्टिंग वगैरह, तो जो रिपोर्ट आती है, जो रिजल्ट्स फाइंडिंग्स आते हैं, उसके बेसिस पे डॉक्टर क्या करते हैं? अपना डायग्नोसिस करते हैं। ये तो करते हैं कि भाई शायद ये प्रॉब्लम हो आपको, शायद ये प्रॉब्लम हो। वही काम कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है कंपनी की हेल्थ को लेके। क्या कंपनी की हेल्थ को लेके? कि भाई अपना जजमेंट दे रहा है ऑन द सर्कमस्टांसिस कि कंपनी में सब कुछ कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है या कम अच्छा चल रहा है। इट इज द, अब देखो लीगल से, लीगल वर्ड से किस वर्ड पे आ गए? Moral. It is a moral duty of all of us as company secretary to abide by, that is follow the code of conduct which is laid down by the council of the ICSI. So as soon as you will become a company secretary, at all times you will be required to follow that strict code of conduct. Part 3 relates to code of conduct of company secretaries, discusses the brief about secretarial standards board and future of the professional practice of company secretaries, that is mega firms. कई सारे कंपनी सेक्रेटरीज ने मिलके अपनी एक फर्म बना ली, तो वो क्या बन गई? मेगा फर्म, जिसमें कई क्या बोले मॉल, कंपनी सेक्रेटरीज का मॉल बन गया। मॉल से समझ जाओ बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही जगह पे मिल जाती हैं कि नहीं, उसी को तो आप मॉल कहते हो। तो कंपनी सेक्रेटरीज का मॉल क्या है? मेगा फर्म। तो 10 कंपनी सेक्रेटरी हैं, तुम यार टैक्सेशन देख लेना, तुम यार गवर्नेंस देख लेना, तुम ये एरिया देख लेना, तुम ये देख लेना, तुम ये देख लेना। तो एक क्लाइंट आएगा, उसको कोई तरह की भी सर्विस चाहिए वो उसी फर्म में मिल जाएगी, उसको अलग अलग फर्म्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? मेगा फर्म। सो ये सब चीज़ें क्या होती है? हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, राइट। दिस स्टडी मटीरियल इज पब्लिश्ड टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन प्रिपेयरिंग the paper on company law for executive program. It is a part of the educational kit and takes the students step by step through each phase of preparation, emphasizing the key concepts, principles, pointers and various procedures. Company secretaryship being a professional course, the examination standards are set very high. That is why I wanted you to read these pages to understand the expectation of the institute from you with respect to the paper. With a focus on knowledge of concepts. This is what I was telling you, that you should also have a queue.
हमेशा आपके दिमाग में मिस्टर परेश रावल की तरह एक क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों है, क्योंकि तभी आपको क्या समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट्स. हाउ आर दे अप्लाइड, प्रोसीजर्स एंड केस लॉज फॉर विच द सोल रिलायंस ऑन द कॉन्सेप्ट में ऑन द मटेरियल में नॉट बी इनफ. तो जो और चीज़ें ज़रूरत होती हैं आपको, वो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी आपसे शेयर करते रहते हैं. द लेजिस्लेटिव चेंजेस, व्हाट इज दैट, जो पार्लियामेंट में चेंजेस होते हैं. अभी रिसेंटली लास्ट वीक कंपनीज एक्ट जो आप शुरू कर रहे हो पढ़ना, कंपनीज एक्ट 2013, जस्ट लास्ट वीक मिसेस निर्मला सीतारमन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने कुछ फर्दर चेंजेस, अमेंडमेंट्स प्रपोज करे हैं कंपनीज एक्ट 2013 में. प्रपोज क्या करे, हो ही गए. तो बना के छोड़ नहीं दिया जाता है भगवान भरोसे कि बना दिया कंपनीज एक्ट 2013 अब छोड़ दो. कैसे छोड़ दो, समय बदलता जा रहा है, ज़रूरतें बदलती जा रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बदलती जा रही हैं, फ्रॉड्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं. तो उसको केटर करने का कानून वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, उसको भी तो बदलना पड़ेगा. तो वो क्या होते हैं, बदलाव, अमेंडमेंट्स. ओके, द लेजिस्लेटिव चेंजेस मेड अप टू जून 20 इसमें इनकॉर्पोरेटेड है. ठीक है, नाउ कम टू part 1 of your company law, that is principles, the concepts and the principles. So company law is a collection of various legal aspects that govern the formation, the running and the winding up of a company. देखिए, अगर आपसे सवाल कोई पूछे, दीदी भैया ये बताइए, आप तो अब इतना पढ़ रहे हैं कि कंपनी लॉ क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे, कंपनियों का लॉ जो होता है वो कंपनी लॉ होता है. यही जवाब देंगे तो कैसे चलेगा, बताइए. जवाब क्या होना चाहिए, कंपनी लॉ कलेक्शन है. जैसे अच्छे सॉन्ग्स का कलेक्शन, एक सीडी या पेन ड्राइव में अच्छे अच्छे सॉन्ग्स का कलेक्शन, उसको आप कलेक्शन बोलते हो. उसी तरह से ये क्या कलेक्शन है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज प्रिंसिपल्स दैट आर गवर्निंग हाउ टू फॉर्म अ कंपनी, हाउ टू रन अ कंपनी, हाउ टू वाइंड अप, बंद करना, हाउ टू वाइंड अप, कैसे फॉर्म होती है कंपनी, कैसे चलेगी और कैसे वाइंड अप होगी. उन सारे चीज़ों को कैसे करा जाएगा, वो सारी लॉज जो एक जगह पे लाके रखी गई हैं, तो वो क्या कहलाता पूरा मिला के, कंपनी लॉ. द कंपनीज एक्ट 2013 इज अबाउट इम्प्रूविंग, अभी मैंने ये वर्ड दिया था एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. पूरा कंपनीज एक्ट 2013 का बेटा जो थ्रस्ट है, जो मोस्ट थ्रस्ट है वो किसके ऊपर है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसका मतलब आप लोग कंपनी डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स जो भी फैसले ले रहे हो कंपनी के लिए, आप भाग नहीं सकते हो उससे. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मैंने एक लाइन लिखी थी, मेकिंग द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स मोर रिस्पॉन्सिबल towards the decisions that they are taking for running and managing the company, that is corporate governance. देखो आगे क्या लिखा है, which revolves around the board of directors, the senior management of the company, their roles, responsibility, accountability, rights and equitable treatment of stakeholders, quick disclosures, transparency, legal and regulatory compliances, risk management. Future is known to you or future is uncertain. I hope all of you have answers for that. Future is uncertain or future is known to you. कमाल ही हो जाता अगर फ्यूचर नोन होता. फ्यूचर का जब मैंने ये शब्द दिया फ्यूचर, तो सबके दिमाग में क्या आया होगा फ्यूचर वर्ड सुन के, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा कुछ आया. फ्यूचर वर्ड से आपके दिमाग में क्या गया, 5 साल बाद की मैम बात कर रही है, 10 साल बाद, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ आया होगा. मेरे दिमाग में ये आया अभी, अगले पल, नेक्स्ट मोमेंट का पता है, उसका पता नहीं है. 10, 15 साल, 20 साल का तो क्या देखा जाए. फ्यूचर इज सो अनसर्टन. और ये जो फ्यूचर को लेके बेटा अनसर्टनिटी होती है, यही किस चीज को लेके आती है, रिस्क. अगर पता ही है क्या होना है आगे, तो रिस्क है किस बात की, हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उसके लिए, हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, हम उसको किसी तरह से फेस कर लेंगे अगर हमको पहले से ही पता है ये होना है. बट यू नो फ्यूचर इज अनसर्टन, इट इज नॉट नोन टू अस. और वो जो ये अनसर्टनिटी है, जो अननोन है, दैट ब्रिंग्स द रिस्क. तो गुड थिंग इज कि हमको ये पता है कि फ्यूचर अनसर्टन है, तो हमको ये पता है कि रिस्क हो सकती है. तो हम आज क्या लेके चलते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट का तरीका.
क्योंकि पता है कि रिस्क तो आएगी ही आएगी। तो हमको एक अनसर्टन एनवायरनमेंट में किस तरह से सेल थ्रू करना है और अपने आप को चलाना है, दैट बैकअप प्लान इज नोन एज रिस्क मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। बार बार आप देख रहे हो किस वर्ड के बारे में आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स। कंपनी का हर काम जो डायरेक्टेड होता है, निर्देशित होता है, किसके तरफ होता है, फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द वेल्थ and well-being of the stakeholders. So this part of the study deals with evolution of company law, whether Indian or international, sources of funding, इसकी बात हम लोगों ने करी, shareholder, shareholding, responsibility, etc. Company secretaries over a period of time have developed themselves as professionals having core competence in compliances and corporate governance. Compliances क्या होते हैं, सेबी, आरओसी, वेरियस अदर बॉडीज के पास कंपनी को अपने इंफॉर्मेशन को फाइल करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रिटर्न्स। सो वो फाइल प्रॉपरली और टाइमली होते रहे, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लायंस। जैसा कहा गया उसको आप अंजाम देते जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लायंस। मूविंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, कंपनी लॉ इज द कोर एरिया ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल, whether that company secretary, मैंने कल आपको बताया था, whether that company secretary is in practice or in employment. You remember मैंने बताया था practicing company secretary को क्या नाम दिया जाता है, PCS, practicing company secretary, या आप किसी कंपनी के employment में चले गए हो तो employment. This part imparts मतलब gives you, provides you the expert knowledge of the various provisions of the Companies Act, its schedules, rules, notifications, circulars, etc. So that is what is your part 1, जिसके बारे में हम लोग अब आगे स्टडी अपनी शुरू करेंगे। फिर पार्ट 2 मैंने बताया था किसके बारे में है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स के बारे में। ठीक है, सो आज का डिस्कशन यहाँ पे रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्न पे पार्ट 2 हम लोग तब रीड करेंगे, अब जो यहाँ पे आप देख रहे हो इसको भी रीड करेंगे जब हम लोग पार्ट 2 बिगिन करेंगे। अभी कल हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे जो अपना डिस्कशन शुरू करेंगे वो पार्ट 1 के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। पार्ट 1 किससे डील कर रहे हैं, विद फॉर्मेशन एंड रनिंग ऑफ द कंपनी, कि किस तरह से कंपनी फॉर्म होगी। तो इसके ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन नेक्स्ट टर्न पे कैरी करेंगे। ठीक है, आई विल बी मोर देन ग्लैड if after each turn's discussion, before we begin with the next class, you can put some doubts and questions to me without thinking what is the quality of my question, should I ask this, should I not ask this, forget about all this. If it just comes to your mind, just ask, because when you ask a question, you not only help yourself, you also help your classmates who are there together, or whatever you call them right now in this virtual scenario, whosoever they are, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, you are benefiting them also. तो कंपनी लॉ की सबसे अच्छी स्टडी बाय क्वेश्चन एंड आंसर्स होती है। ओके, सो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अब थोड़ा सा आगे चैप्टर 1 जो डिफाइन करा गया है उसको पढ़ना शुरू करेंगे with this knowledge that we have acquired today. Okay, so thank you very much. I'll see you in the next class.